हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखने वाले हैं। अगर 1 से लेकर 1 to 8 तक अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए होंगे तो आप जाके प्ले लिस्ट में आपका जो है बिहार एसएससी ठीक है करके आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग 1 से लेकर 8 तक जो है आप प्रैक्टिस सेट वहाँ पे लगा सकते हैं। और 60+ जिनका है बिहार दरोगा में वही बिहार दरोगा के में मेंस में लगे, और जिनका भी 60 से कम नंबर है वो चुपचाप बिहार एसएससी में लग जाए, क्योंकि बिहार एसएससी को मिनी आईएएस जॉब कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी आईएएस जॉब बोला जाता है। और इसका एग्ज़ाम जो है मार्च में डिक्लेयर कर दिया गया है कि मार्च में इसका पीटी एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास मोटा मोटी 90 दिन का समय बचा है। तो जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस मेरे सेट जो है चैनल के माध्यम से जो सेट हो रहा है उसको आप लगाइए। और जैसे ही ये बिहार एसएससी का जो किरण पब्लिकेशन का जो बुक है ये ख़त्म होगा, वैसे ही हम आपको जो है प्लेटफॉर्म का बुक स्टार्ट कर देंगे। प्लेटफॉर्म के बाद फिर अड्डा जीएस का आने वाले हैं, फिर एग्जाम पोर्टल का बिहार एसएससी का आएगा, फिर उसके बाद हो सकता है यूटेरिया का बिहार एसएससी का आएगा। तो सारा जो टेस्ट है आपको इसी चैनल पे आपको किया जाएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग ये कर लीजिएगा, है ना, काहे कि इसमें जो किरण का बुक आता है उसका पीडीएफ जो है सही नहीं निकलता है, तो थोड़ा सा आप लोग कंसीडर कर लीजिए। क्वेश्चन कर हम लोग का पहला नंबर, क्या 1757 ईस्वी का प्लासी युद्ध किसने जीता था? क्वेश्चन कर रहा है कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आप याद रखिएगा कि 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो उसी में कह रहा है किसने यह जीता था, तो ये आप याद रखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है यह जीता गया था। प्लासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के अंतिम शासक सिराजुद्दौला का सेना और रॉबर्ट क्लाइव, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला के सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आप लोग का कि न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावित होती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली जो है प्रभावित होती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे सैनिक शासन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैनिक शासन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कह रहा है कि कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्र मापदंड नहीं है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर कह रहा है कि उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर क्या कर रहा है, आसन नहीं होना चाहिए, यानी कि लाभ जब वह ये क्या बोलते हैं राज्यपाल नियुक्त होगा तो वह लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका सही कह रहा है। 35 वर्ष आयु होना चाहिए, ये भी आपका सही है। फिर क्या कह रहा है कि वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में होना चाहिए, ये गलत है। जरूरी नहीं है कि वह राज्यसभा का सदस्य ही हो। तो ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है आपका डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अनुच्छेद, याद रखिएगा कि राज्यपाल जो होता है अनुच्छेद 157 के तहत नियुक्त किया जाता है। अगला है कि स्थापत्य कला की एक शैली है जिसे नागर और द्रविड़ शैली के लिए तत्वों का समावेश किया गया है। तो ये आपको किया गया है किसमें? बेसर शैली। बेसर शैली जो होता है ये नागर और द्रविड़ शैली दोनों तत्वों को मिलाकर बेसर शैली का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कह रहा है कि लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। कब? तो 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में जो है यह दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करने के परिमाण स्वरूप जो है यह किया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि कौन सा पशु जुगाली नहीं करता?
मतलब जो कभी देखते हैं कि खाते हैं तो वो मुंह चलाते रहते हैं, जब वो जुगाली करते हैं तो याद रखिएगा कि मीथेन गैस निर्माण करते हैं। कौन सा? मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। और कह रहा है कि जुगाली नहीं करते हैं, यानी कि वह जो मुंह नहीं चलाते हैं, तो याद रखिएगा कि सुअर को आप कभी नहीं देखिएगा मुंह चलाते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन कर रहा है कि मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच जो है खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो मल्चिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मल्चिंग उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो राज्य सार्वजनिक लोक उपक्रम जो है आपका, ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वर्गीकृत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का रहा है कि तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव राज्य में हुआ था। कह रहा है कि तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव जो है पूछ रहा है कि किस राज्य में किया गया था? तो ये आपको किया गया था केरला में। कहाँ किया गया था? केरला में है। एक पूजा है, ये जो पूजा है क्या है? तेयम एक क्या है? पूजा है। तो केरल में तेयम मुख्य रूप से उत्तरी मालाबार क्षेत्र में ही होता है। कहाँ होता है? उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट है 10 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया, यानी कि डायरेक्ट पूछेगा कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया है कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस पूछ रहा है कि किस डेट को होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 19 नवंबर को आपको किया जाता है। अब ये जो है 2013 ईस्वी से, कब से? 2013 ईस्वी से जो है इसको आधिकारिक घोषित कर दिया गया था कि 19 नवंबर को हम लोग विश्व शौचालय दिवस मनाएंगे। कब से? तो 2013 से याद रखिएगा। अगला है कि बौद्ध त्यौहार सोगक्रांत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार कर रहा है? तो बौद्ध त्यौहार है सोगक्रांत। ये आपको मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में है, जो प्रमुख रूप से इसको मनाया जाता है। और यह एक जल उत्सव है जो 13 अप्रैल को पारंपरिक थाई नव वर्ष की शुरुआत की प्रतीक है। याद रखिएगा यह 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और बुद्ध जो है पूरे सौकरौन में मंदिर में जाते हैं जहां बुद्ध की छवियों पर और बुद्ध भिक्षुओं के हाथों पर सम्मान के प्रतीक के रूप में पानी डालते हैं। कुछ सम्मान के प्रतीक रूप में, जैसे नहीं होता है गोड़ पैर धोना, उसी तरह से हाथों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1982 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुई एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में किसका उपयोग किया गया था? 1982 ईस्वी में दिल्ली में जब आयोजित हुआ था एशियाई खेल, उसका पूछ रहा है कि शुभंकर क्या था? तो उसमें आप याद रखिएगा इसका था अप्पू था। क्या था? अप्पू। देखिए अप्पू यानी कि हाथी का बच्चा। 1982 ईस्वी में एशियाई खेल हुआ था, तो उसमें शुभंकर जो था आपको अप्पू, एक अप्पू जो था वो हाथी का बच्चा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इनमें से कह रहा है कि कौन सी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे? कह रहा है कि भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप याद रखिए पवन कुमार चामलिंग। इससे पहले ज्योति बसु थे जो पश्चिम बंगाल के थे, लेकिन उनके बाद हो गए हैं पवन चामलिंग। ये कुल मिला के 24 साल, याद रखिएगा कि 24 साल 165 दिन लगभग जो है वो ये मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। यह सिक्किम के रहे हैं, याद रखिएगा कहाँ के रहे हैं? तो सिक्किम के यह मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। इसके पहले आपको क्या बोले थे हम? पश्चिम बंगाल ज्योति बसु, वो 23 बरस आपका 137 दिन तक वह जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल। अभी आप याद रखिएगा पवन चामलिंग सिक्किम के 24 बरस। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे देखिए कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है ये आपको कोलकाता में स्थित है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपको यह कोलकाता में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन सी नदी कह रहा है कि अब अरब सागर में गिरती है? क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर में गिरती है, तो ये आपको हो जाएगा साबरमती। साबरमती नदी जो है आपका अरब सागर में गिरती है। अरब सागर जो है गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? एक आती है नर्मदा, एक नर्मदा हो गया, उसके बाद होता है तापी, तापी का होता है एक सिंधु, ठीक है, उसके बाद साबरमती हो गया, और माही और पूर्णा, ये जो नदियां जो है आपको अरब सागर में गिरती है। कौन कौन? नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, माही और पूर्णा। और हिंद महासागर में गिरने वाली कुछ बड़ी नदियां जो हैं, जिसे गंगा, ब्रह्मपुत्र भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्व छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसमें आप याद रखिए कि लेप्चा दर्रा जो है आपको जोड़ता है। लेप्चा दर्रा कहाँ है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि लेप्चा दर्रा आपको किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह शामिल है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का आपको आधिकारिक चिन्ह क्या है? ताड़ का वृक्ष। क्या है? आपको ताड़ का वृक्ष जो है आधिकारिक चिन्ह है। पानीपत का पूछ रहा है कि तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को जो है सदाशिवराव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप जो था भारतीय इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार हुई और अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य की स्थापना उनके सपनों पर गहरा झटका लगा था। कब? पानीपत के तीसरे लड़ाई, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो कह रहा है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को जो है यह निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 51 याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 51 इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है ICCR जो कह रहा है कि बिहार में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि ICCR ने बिहार में खाली स्थान वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन जो है यह किया जाता है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में जो है आपको वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया जाता है। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में यह किया जाता है। वैशाली जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो है 15 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। 15 सितंबर याद रखिएगा, इस साल जो है 2023 को आयोजित किया गया था, और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है कि लाइफ मंत्रा द्वारा लिखा गया पुस्तक है, किसके द्वारा? तो लाइफ मंत्रा याद रखिएगा कि सुब्रतो राव यानी कि जो सहारा का जो मालिक था उसके द्वारा जो है लाइफ मंत्रा जो है पुस्तक लिखा गया था। जीवन मंत्र सहारा श्री सुब्रतो राय सहारा के द्वारा जो है लिखे गए थे लाइफ मंत्रा, ठीक है, जो उन्होंने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी, उस समय लिखा था। 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना हुआ था, तो उस समय यह पुस्तक लिखा गया था। और यह पुस्तक जो है 2 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंश का नाम, क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान वंश का नाम कुकुबीरता है। कुकुरबीरता याद रखिए। कद्दू का जो है वंश का नाम यानी कि जेन्स नेम जो होता है वो आपको है कुकुरबीरता। क्या नाम है? कुकुरबीरता कद्दू का। अगला है कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा था? अलबरूनी जो था अपनी पुस्तक लिखा था किताबुल हिंद, वो पूछ रहा है कि किस भाषा में लिखा था? तो याद रखिएगा कि ये लिखा था अरबी भाषा में। किस भाषा में? आपको अरबी भाषा में लिखा था किताबुल हिंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस फसल
के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो इसमें आप हो जाएगा गन्ना। गन्ना में जो है सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। किसमें? गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है कि जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति जो है मांग के बराबर होती है, तो ये होती है आपको बाजार संतुलन। क्या होता है? बाजार संतुलन जो होता है उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ जो है किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति जो है मांग के बराबर होती है, तो ये होता है आपका बाजार संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पृथ्वी का जो कह रहा है कि सबसे निचला ज्ञात बिंदु कौन सा है, तो इसमें आप रख चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप जो है यह पृथ्वी का सबसे निचला ज्ञात बिंदु है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब ये लगभग 11,022 मीटर इसका जो है गहराई है, ये भी आप याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया है कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया? क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ को औपचारिक रूप से कह रहा है किस समूह में शामिल हो गया है? तो ये आपको हो जाएगा G20 में। किस में शामिल हो गया है? आपका G20 में शामिल हो गया। 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है आधुनिक भारत मंडप कन्वेंशन सेंटर यानी कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब? 18वां, याद रखिएगा 18वां G20 आपको जो शिखर सम्मेलन हुआ आपको यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब यह जो भारत में आयोजित किया गया 18वां G20, इसका विषय था आपको वसुंधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। याद रखिएगा भारत में जो G20 आयोजित हुआ नई दिल्ली में 18वां, उसका जो है अध्यक्षता किया और उसका विषय आपका था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, आप याद रखिएगा। इसका आंसर आप याद रखिएगा G20। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप जब शुरू हुआ था तब से लेके आज तक जो है वह भाग लिया है? तो आपको हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील जो है आपको अब तक भाग लेते रहा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए पहला प्रतियोगिता याद रखिएगा कि ये 1930 ईस्वी में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा के द्वारा आयोजित की गई थी। फीफा का फुल फॉर्म क्या है पूछेगा, तो फीफा का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा क्या बोला जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में उभरे सतानामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मध्य भारत में उभरे सतानामी आंदोलन का आपका कह रहा है उद्देश्य, तो ये आपका उद्देश्य था कि चमड़ा श्रमिकों को सामाजिक स्थिति में सुधार करना। क्या था? चमड़ा श्रमिकों को सामाजिक स्थिति में सुधार करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि भारत में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपको किया गया था 1773 ईस्वी का विनिमय अधिनियम के द्वारा। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटरी एक्ट भी पारित किया गया था, याद रखिएगा। लॉर्ड नर्थ थे उस समय, पीएम लॉर्ड नर्थ जो थे 1773 ईस्वी में रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 1774 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे आपको सर एलिजा इम्पेको और 3 अन्य न्यायाधीश के साथ इनकी स्थापना किया गया था। अधिनियम पूछेगा तो 1773 ईस्वी का अधिनियम, और पूछेगा कि कब स्थापना किया गया तो 1774 ईस्वी मारिएगा। सबसे पहले कलकत्ता में किया गया था और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे आपको सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फियरलेस
गवर्नेंस पुस्तक की लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक आप याद रखिएगा कि किरण बेदी हैं। कौन है आपके? किरण बेदी हैं। ठीक है। और 1972 ईस्वी में याद रखिएगा कि 1972 ईस्वी में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रैंक में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला बनी थी। कौन? किरण बेदी। आईपीएस जो बनने वाली थी, पहली महिला आईपीएस जो किरण बेदी थे, 1972 ईस्वी में ही बनी थी पहला। अगला है कि कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में आपको हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण आपका है। ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ने 1894 ईस्वी में, कब? 1894 ईस्वी में लाहौर में किया था। और यह भारतीय पूंजी से शुरू होने वाला प्रथम बैंक था। कौन? पंजाब नेशनल बैंक। और 19 जुलाई 1969 ईस्वी में जो है भारत सरकार ने पीएनबी का राष्ट्रीयकरण किया था। कब? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को जो है पीएनबी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। क्वेश्चन करेगा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में कब विलय किया? तो 2020 में आपका विलय किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा जो कह रहा है वास्तुकला के भारत इस्लामी के रूप में अभिन्न अंग था? तो ये आपको हो जाएगा गुंबद। गुंबद जो है भारत और इस्लामी रूप का एक अभिन्न अंग है आपका गुंबद। नेक्स्ट है कि हिमालय का इनमें से कौन सी पहाड़ी जो है दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो आपको नहीं जोड़ता है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो आपको सिपकिला दर्रा जो है आपको नहीं जोड़ता है। ठीक है। उत्तराखंड दर्रा जो लिपुलेख, माना दर्रा, मंगसुधा दर्रा, नीति दर्रा और मुलिंगला दर्रा जो है आपको उत्तराखंड में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी? कौन है? तो गुप्त वंश का कह रहा है कि पहला शासक, तो ये आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराजा की उपाधि जो है वह धारण किया था। और चंद्रगुप्त एकमात्र शासक था जो पहली बार उत्तर भारत को एकजुट करने में भी सफल हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट यानी कि वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को जो है वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अब महाराणा उदय सिंह द्वितीय जो था 1553 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना किया था। कौन? महाराणा उदय सिंह द्वितीय। कब? तो 1553 ईस्वी में जो है उदयपुर शहर की स्थापना किया था। लाहो कह रहा है कि खाली स्थान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाहो जो है आप याद रखिएगा कि यह मेघालय का लोक नृत्य आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो है आपका 25 से 28 तक है। यहाँ देखिए 26 दिया है, याद रखिएगा कि 25 से 28 तक यानी कि 26, 27, 28 जो है आपका भारतीय धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। कब? 25 से लेके 28 तक। तो इसमें 25 नहीं दिया है, 26 दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला या वाली भारतीय कौन है? पहली भारतीय, तो आपका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति था। कब? तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल्स में इसको स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा एयर राइफल्स में, यह शूटिंग से भी हैं और एयर राइफल खेलोगे ना, और ये 2008 में याद रखिएगा। कब? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यूएनईपी का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो यूएनईपी का मुख्यालय जो है आपको नैरोबिया, और नैरोबिया कहाँ है? आपको केन्या में स्थित है। नेक्स्ट 41 नंबर कि राज्य
में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है। कह रहा है कि राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना और नया बनाने का जो है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखें, संसद के द्वारा जो है यह विधान परिषद बन सकता है और समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 169 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 169 में। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। तो कह रहा है कि किस बैंक के द्वारा जो है डिजिटल किराया भुगतान के लिए जो है देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया। तो ये आपको किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY की शुरुआत कब किया गया था। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये आपको किया गया था 1999 ईस्वी में। कब किया गया? 1999 ईस्वी में 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता में संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया है। तो ये आपको किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच 100वां संविधान संशोधन 2015 ईस्वी में। याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि समझौता था वह 100वां संविधान संशोधन 2015 ईस्वी में यह जो है अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत के किस स्थल को? तो याद रखिएगा इसको हो जाएगा शांति निकेतन। ठीक है, क्या हो जाएगा? शांति निकेतन हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा जो है जमीन से समुद्र की ओर चलती है। क्यों चलती है? तो इसका कारण है कि भूमि जो है जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। यही कारण है कि रात के समय जो हवा जो है जमीन से समुद्र की ओर चलती है। क्यों? क्योंकि भूमि जो है जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। कथकली कह रहा है कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली आप याद रखिएगा कि हो जाएगा क से कथकली और क से केरला। केरला जो है आपको कथकली का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका हो जाएगा केरला का। आगे देखिए यूएसए ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो यूएसए ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जो है ये आपको किसके द्वारा जीता गया था। तो ये एक अमेरिका के खिलाड़ी थे कोको गॉफ। क्या है? कोको गॉफ, यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाला गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। ठीक है, अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाला गांधी शांति पुरस्कार का सीजन यानी कि कब से स्टार्ट किया गया। तो ये आप याद रखिएगा कि 1995 ईस्वी से आपको जो है यह स्टार्ट किया गया था। तो ये जो है गांधी जी की 125वीं, याद रखिएगा कि गांधी जी की 125वीं जयंती के स्मृति पर जो यह आरंभ किया गया था। और 2020 में जो है गांधी पुरस्कार जो है शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। 2020 में याद रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान को जो है यह दिया गया था। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। तो ये आपको अकबर के द्वारा जो है महाराणा प्रताप को हराया गया था 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी कहाँ है, या आप बताइएगा कि किस राज्य में आपका हल्दी घाटी पड़ता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कैमिलो गोल्जी ने को 1906 ईस्वी में तंत्रिका तंत्र की संरचना और उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था। तो ये आपको मिला था सेंटियागो रामन
कैजुअल के साथ जो है मिला था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक संरचना की पहचान करें। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र पूछ रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा आपको KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा रासायनिक सूत्र KOH आपका हो जाएगा। आगे इसमें दिया है कि किस तत्व का प्रतीक जो है ग्रीक नाम हाइड्रोजीरियम, क्या है, हाइड्रोजीरियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है तरल चांदी, जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है। तो ये आपको हो जाएगा पारा यानी कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा कह रहा है कि तत्व जो है कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर जो है द्रव अवस्था में वह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा आपको गैलियम। क्या हो जाएगा? गैलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नर्म धातु है जो हवा में प्रचलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है। तो आवर्त सारणी की यानी कि डायरेक्ट सूची की परमाणु संख्या 37 किसका होता है? तो रुबिडियम का होता है। रुबिडियम का जो होता है परमाणु संख्या 37, अब इसका संकेत होता है R और B। ठीक है। रुबिडियम एक क्षार धातु का समूह है, एक बहुत नर्म सफेद भूरे रंग की यह धातु होती है। क्षार धातु याद रखिए, रुबिडियम जो होती है क्षार धातु होती है। नेक्स्ट है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। शुक्राणु जो है पूछ रहा है कि कहाँ बनते हैं, तो इसमें आप याद रखें कि वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं शुक्राणु? आपका वृषण में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि आवर्त सारणी के 18वें समूह में संबंधित तत्व जिसका उपयोग जो है वल्कलाइज्ड रबड़ के निर्माण में किया जाता है, अब यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो इसमें आप हो जाएगा सल्फर, याद रखिएगा सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है। तो प्रोटोकार्डेटा से आपका संबंधित हो जाएगा यहाँ एम्फीऑक्स। एम्फीऑक्स जो होता है आपको प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है। बल गुना विस्थापन किसके बराबर होता है? तो बल गुना विस्थापन आपका हो जाएगा कार्य। किसके बराबर हो जाएगा? तो कार्य के बराबर आपका होता है बल गुना विस्थापन। तो ऑप्शन 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके जो है एक पदार्थ को दूसरी पदार्थ में यानी कि अवस्था में बदला जाता है। किसके द्वारा? ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयोग करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। तो ये आपको हो जाएगा बल। बल एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयोग करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आकार या घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है वह क्या कहलाता है? तो आपको सुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? सुचालक कहलाता है। कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व को इस नाम से भी जाना जाता है। तो डी ब्लॉक का तत्व जो है आपको संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। अब इनमें जो है 3 से लेके 12 आवर्त सारणी के समूह में रखा गया है। किसको? डी ब्लॉक को। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 64 कह रहा है कि सर्वाधिक ऋण आवेशित तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो ये हो जाएगा NH2 और NP5 हो जाएगा। NH2 और NP5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI इकाई क्या होगा, यानी कि बड़ा जी का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बड़ा जी का। तो इसमें हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम हो गया ना, प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। परमाणु का कौन सा भाग जो है विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है आपको विद्युत धारा का निर्माण करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों के क्रिया के द्वारा होने वाली धीमी रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है? तो वो आपको किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका किण्वन कहलाता है। एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइम के क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमी रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है वह कहलाता है किण्वन।
अगला है कि मानव में खाली स्थान कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो यह आपको होती स्वर रज्जु से। मानव में स्वर रज्जु के कंपन से आपका ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल होता है। क्या कह रहा है कि 12 ग्राम, याद रखिए कि 1 ग्राम 1 मोल में ऑक्सीजन का अणु जो होगा आपको 32 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 मोल में आपका 32 ग्राम। तो यहाँ कह रहा है 12 ग्राम में, तो 12 बटे में हो जाएगा आपका 32। अब इसको आप भाग दे दीजिएगा तो 0.375 होगा। आगे कह रहा है कि दाएं एलिंद और बाएं नील के बीच जो है स्थित दाएं अरिकुल और वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम में मौजूद बल्ब को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिकपर्दी बल्ब। क्या कहते हैं? त्रिकपर्दी बल्ब जो है बोला जाता है। अगला है कि अधिक विविधता की उत्पत्ति जो है को संभव बनाता है, तो ये आपको बनाता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो है आपका अधिक विविधता का उत्पत्ति का संभव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धवन सोडा का एक अणु में पानी के कितने अणु जो कह रहा है कि मौजूद होते हैं? तो इसमें आपको हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। इसका सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। देखिए 10H2O हो गया। देखिए सूत्र इसमें होता है धवन सोडा का Na2, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, Na2CO3 और 10H2O। तो यही पूछ रहा है कि इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, तो पानी की मात्रा कितना है आपका? 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 kg का पिंड जो 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और उस पर लगने वाला बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य की गणना कर रहा है करने के लिए। तो 73 का कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल आपका कितना दिया है? 10, ठीक है, और विस्थापन आपको हो जाएगा 10 गुना 4। क्या हो जाएगा? 10 गुना 4, क्योंकि 10 kg है, अब इतना मीटर है, तो 10 चौके 40 और 40 में 10 से गुना करेंगे तो 400 जूल आपका आंसर हो जाएगा। 400 जूल कहाँ दिया है? देखिए यहाँ दिया एप्पल में, तो आपका यहाँ हो जाएगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैथ है, आप इसको बना लीजिएगा। 74 का आपको हो जाएगा 0.6 ग्राम। नेक्स्ट है कि समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो किस समूह के पौधे को? तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के जो पौधा होते हैं वो आमतौर पर शैवाल के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ से आपका मैथ का होता है, तो मैथ का भी सवाल हम आपको सारा मैथ बता सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मैथ नहीं देता है और ना ही भारी देता है। मैथ बताने लगेंगे तो आप बोर हो जाइएगा, ठीक है। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। और बिहार एसएससी में आपको जॉब लेना है तो आप वहाँ जीके पर ही फाइट है, क्योंकि जो है ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जो आपको मैथ रीजनिंग 60+ से कम नंबर नहीं लाएगा। 75 नंबर आपका मैथ रीजनिंग और 75 नंबर आपका जीएस है। मैथ में आपका हर लड़का 60+ मारेगा, लेकिन यहाँ जो है वह दिमाग उसका काम नहीं करेगा। 75 में ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 स्कोर करके छोड़ देगा। आपको सिर्फ यहाँ 75 नंबर पर ध्यान देना है। इसी चलते हम आपको जो है डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।